हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चलती आ रही है हम लोग की, वो ना करके हम लोग मुख्य सेविका बैच कर रहे हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम आ गया है और इनको प्रिपरेशन करवाना उसी प्रकार से जैसे होम साइंस की हम लोग तैयारी करवाते हैं। इसलिए होम साइंस वाले ये नहीं सोचे कि जो है हाँ अब हो नहीं रहा, क्योंकि मुख्य सेविका में सब कुछ होम साइंस का, थोड़ा सा जो सोशलॉजी आप लोग बोल रहे हैं वो सोशलॉजी भी होम साइंस की है। परिवार समाज से रिलेटेड अपने ही होम साइंस में आता है। एक चीज़ इसको आपको समझना है कि जो मुख्य सेविका है वो गृह विज्ञान ही है। सोशलॉजी जो है वो परिवार समाज, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए क्या चीज़ है बस उसको ही है, और वो चीज़ हमारे होम साइंस में भी आती है। इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, और अगर इसको करते रहेंगे तो और अच्छे से उसकी तैयारी होती जाएगी। खासकर आपका एक पोर्शन जो टीकाकरण और जो है प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट इस सब की जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो मुख्य सेविका स्पेशल बैच का ये पहला प्रश्न पत्र है और मॉक टेस्ट आप समझें। ठीक है, और उसको हम लोग करेंगे और इस हिसाब से करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में हर चीज़ें आए। ठीक है, पहले प्रश्न शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस माह में मनाया जाता है? आपको पता है, आपके यहाँ जनसंख्या भी आ गई है। आपका जो सिलेबस होगा उसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगी। कल सुबह आपके पास वो वीडियो पहुँच जाएगी, उसमें आपका सिलेबस दोबारा से जो है मैं आपको सुनाऊँगी, समझाऊँगी। उसके अनुसार उसमें जनसंख्या भी है, तो जनसंख्या को देखें। विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है? जनवरी में, मई में, जुलाई में, दिसंबर में। तो विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई में मनाया जाता है। और कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत की औसत जनसंख्या बढ़ोतरी दर प्रतिशत हर साल कितनी है? ठीक है, मतलब दुगने से, तिगने से, 1.5 गुने से कैसे बढ़ रहा है? तो विश्व जनसंख्या दिवस लोग बोलते हैं कि जो है औसतन 1.5 गुना बढ़ रहा है। 1.5 गुना मतलब क्या चला जाएगा? 1.4 के जो है दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है। और अभी इस समय तो प्रेजेंट टाइम में जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए जनगणना हो तो पूरे विश्व में जो पहले स्थान पर चीन था, अब पहले स्थान पर भारत है। ठीक है, फिर देखें, सांस लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? नाक से सांस लें, धूल व बदबूदार वायु में रुमाल का प्रयोग करें, मुंह ढककर सोना चाहिए, खुली हवा में सांस लें। क्या करना चाहिए बताएं? आ बा सा दा, आ बा सा, आ बा या आदा, क्या इसमें सही होगा? बताएं क्या सही होगा, कि आपको किस प्रकार से सांस लेनी चाहिए बताएं। तो आपको क्या होता है? नाक से सांस लें, बिल्कुल पहली चीज़ तो ये सही है। धूल व बदबूदार वायु में रुमाल का प्रयोग करें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और खुली हवा में सांस ले, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भाई सांस खुली हवा में लेनी चाहिए ताकि सांस आपकी ताज़ी जो हवा है वो आती रहे। मुंह ढककर सोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके कंबल या चद्दर या जो रजाई होता है उसमें बन जाता है, फिर आप वही छोड़ रहे हैं, वही ले रहे हैं, वो और ख़तरनाक है। तो इन सारी चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए सांस लेते समय। धूम्रपान उपयोग करने पर होने वाली प्रतिक्रिया: गले में जलन, खांसी, रोग का भय या दमा, इनमें से क्या है बताएं। धूम्रपान जो लोग करते हैं, ठीक है, उनको क्या चीज़ ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, जो एक्चुअली में नुकसान करता है? ठीक है, तो जो है धूम्रपान जो लोग करेंगे उनके गले में जलन भी होगा, ठीक है, खांसी आएगी ही आएगी, रोग का भय रहेगा, दमा रहेगा। भाई दमा, खांसी आ रही बार बार, दमा, सांस फूलेगा। इसके बाद गले में जलन होनी जाहिर सी बात है, गैस्ट्रिक बनेगा, एसिड बनेगा ज़्यादा। इसके बाद में जो है दमा हुआ है तो खांसी आएगी। इसके बाद में रोग का भय रहेगा, ऐसा ना हो कैंसर हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आबासा सारी। वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों को क्रियाशील बनाया जाता है क्या है? विश्राम है, व्यायाम है, निद्रा है, इनमें से कोई नहीं है। वो कौन सी क्रिया है बताएं।
तो उसमें क्रिया आपकी कौन सी आएगी? व्यायाम। व्यायाम करेंगे तो आंतरिक और बाहरी अंग दोनों क्रियाशील रहेंगे। बहुत लोगों की तबीयत खराब रहती है तो बहुत लोग जो है चलना फिरना सब बंद करते हैं, फिर क्या होता है कि आंतरिक बाहरी कोई भी अंग क्रियाशील नहीं होते। इसलिए व्यायाम करते रहें, चलते फिरते रहें, आंतरिक और बाहरी दोनों अंग क्रियाशील बने रहते हैं। कौन से रोग संक्रामक हैं? चेचक, हैजा, पेचिस, इन्फ्लुएंजा। कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो संक्रामक में आते हैं, बताएं। तो आपको पता है कि आपका जो है चेचक संक्रामक में आता है, हैजा संक्रामक में आता है, पेचिस संक्रामक में आता है, इन्फ्लुएंजा संक्रामक में आता है। ठीक है, ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए सही चला जाएगा। संक्रामक मतलब होता है जो एक दूसरे से फैले। ठीक है, क्या होते हैं? जो एक दूसरे से फैल जाए उनको संक्रामक बोलते हैं। अब चेचक फैलता है एक दूसरे से, ठीक है, हैजा फैलता है एक दूसरे से, पेचिस संक्रामक संक्रमण से होता है, बीमारी गंदगी से ही होती है पेचिस, इन्फ्लुएंजा गंदगी से होती है, तो क्या होता है? संक्रामक इसी को बोलते हैं। संक्रामक रोग फैल सकते हैं, किसके द्वारा फैल सकते हैं? वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपका था, क्या संक्रामक रोग हैं? चेचक कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से। हैजा कैसे फैलता है? पानी के माध्यम से या भोजन के माध्यम। पेचिस कैसे फैलता है? भोजन के माध्यम से। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से। अब यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि कौन संक्रामक रोग फैल सकते हैं किसके माध्यम से? वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क। तो आपको पता है कि जब कोरोना हो रहा था तो कैसे हो रहा था? शारीरिक संपर्क। जल से आपका हैजा, आपका भोजन से कॉलरा, हैजा, इसके बाद वायु से चेचक यानी कि आबासादा सारी। चेचक कई रूपों में होते हैं जैसे बड़ी चेचक, छोटी चेचक, खसरा, उपरोक्त सभी। तो चेचक आपको पता है कि बड़ी माता, छोटी माता, खसरा भी एक चेचक का ही प्रकार है। ठीक है, तो चेचक क्या होते हैं कि इनके 3 रूप होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, चलें। संक्रामक रोग वाले रोगी को दूर रखना चाहिए। थूक, वमन, मलमूत्र, खांसी, छींक, किससे दूर रखना चाहिए? तो संक्रामक रोग वाले रोगी के थूक से टीबी हुआ है तो हो सकता है, उल्टी हो सकता है, मलमूत्र बीमारी फैल सकती है, खांसी छींक तो मतलब जोरदार बीमारी। आपको पता ही कोरोना किस प्रकार से फैला था। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका आ, बा, सा, दा, आपका जो ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन से आपको अगर किसी को रोग हुआ है तो दूर रहना चाहिए। चेचक रोग मुख्य रूप के चेचक रोग के मुख्य लक्षण हैं आँख नाक से पानी आना, शरीर पर दाने, हल्का ज्वर, उपरोक्त सभी। तो चेचक जब होते हैं तो सब पहले क्या होता है? थोड़ा सा बुखार टाइप का महसूस होता है और उसके बाद में जो है शरीर पर दाने निकल आते हैं और उसके बाद से जो है आँख नाक से पानी आने लगता है, क्योंकि वो बुखार जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और चेचक हड्डी के अंदर से माध्यम से वो निकलता है, तो बहुत अधिक शरीर में पेन होता है, बहुत अधिक दर्द होता है, तो आँख नाक से पानी भी आता है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा कि चेचक रोग के जो मुख्य लक्षण है उसमें। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है आपका? देखें, नवजात शिशु को पहले वर्ष में जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए कितने टीके लगते हैं पहले वर्ष में? तो मैंने टीका पढ़ाया था आपको, जिसने नहीं देखा वीडियो वो जाकर टीके की वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2 वीडियो पड़ी हुई है तो दोनों वीडियो देखिएगा। ये आपके मुख्य सेविका के लिए भी, आपके गृह विज्ञान के लिए भी, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो अभी तो आपका मुख्य सेविका का एग्जाम आ रहा है तो आपके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। टीके का वीडियो देखिएगा। ठीक है, 6 लगता है, 5 लगता है, 4 लगता है, 3 लगता है। तो पहले वर्ष में जो बच्चे को टीका लगता है वो कितना लगता है? वो आपका 6 टीका बच्चे को लगता है पहले वर्ष में। ठीक है, टीकाकरण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है किस स्थान पर? आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। कहाँ पर करवाती है टीकाकरण के लिए? सारी चीज़ों को सरकार उपलब्ध करवाती कहाँ? तो आपके टीकाकरण जो केंद्र जो होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चों को लगते हैं,
हेल्थ सब सेंटर पर लगते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लगते हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी लगते हैं, यानी कि सब जगह लगते हैं टीकाकरण। नवजात शिशु को प्रथम वर्ष में बीमारी के टीके लगते हैं, टिटनस, पोलियो, मिजल्स, होपिंग कफ, डिप्थीरिया। बताएं होपिंग कफ का मतलब क्या होता है? कुकुर खांसी, जो बच्चे ऐसे खांसते हैं ऐसे खांसते रहते हैं, इसको बोलते हैं हुकिम किप हुपिंग कफ। हुपिंग कफ मतलब होता है कुकुर खांसी। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होता है इसमें, पोलियो, टिटनस। तो एक चीज़ मैंने अभी बताया था उस दिन कि क्या, टिटनस, ठीक है, पोलियो, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, ये आपका, और साथ ही साथ मिजल्स, ये आपके टीके सारे लगते हैं ये। और साथ में बीसीजी के जो टीके लगते हैं उसमें टीबी भी होता है एक, ठीक है, तो 6 टीके वही वाले लगते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि टिटनस, पोलियो, होपिंग कफ, मिजल्स, डिप्थीरिया, ये पांचों के पांचों होते हैं इसमें, तो ये सही है। ठीक है, विकसित हो रहे देशों में नवजात शिशु, हर 5 नवजात शिशुओं में से 2.5 किलोग्राम का से कम वजन का होता है। मतलब जो देश विकसित हो रहा है, मतलब कि उनका चल रहा है, ठीक है, वो बार बार मतलब दिन प्रतिदिन उनका विकास हो रहा है। विकसित हो रहे देशों में, जो विकसित हो चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही, अमेरिका टाइप, भारत टाइप की बात हो रही है कि हर 5 नवजात शिशुओं में से 2.5 किलोग्राम से कम वजन का होता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कितने शिशु, 5 शिशु में कितने शिशु ऐसे हो रहे हैं जो कम वजन के, 2.5 किलो से कम वजन के होते हैं, बताना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, बताएं कितने ऐसे शिशु होते हैं जो ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, बताएं। तो 2 शिशु, हर 5 शिशु में 2 शिशु ऐसे होते हैं जो 2.5 किलो से कम वजन के होते हैं। फिर उनको जो है उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है भाई, जो व्यवस्थित है तो चलो ठीक है, जो नहीं उतना पैसा वैसा है उसके बच्चे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, WHO के अनुसार स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? 1.25 किलो यानी कि 1.2, 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम, 2.5 यानी कि 2.5 किलोग्राम और 2.5 यानी कि 2.5 किलोग्राम, दोनों 2.5 दे दिया गया है। ठीक है, तो बताना है कितने किलोग्राम। ठीक है, तो WHO के अनुसार क्या है कि 2.5 से अगर 3 किलो का बच्चा होता है तो वो क्या हो जाता है कि ठीक माना जाता है। तो यहाँ 2.5 दोनों दे दिया गया है तो 2.5 मान लिएगा। अगर 3 किलोग्राम दिया होता तो क्या लगाते आप लोग, 3 लगाते। ठीक है, तो अभी तो यहाँ 2.5 दिया है, लेकिन 3 दिया जाएगा तो क्या लगाएंगे, 3 किलोग्राम। ठीक, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं पौष्टिक आहार, सुरक्षित घर, स्नेहपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आता है। इसके बाद मलेरिया रोग का कारण है मादा क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर, नर क्यूलेक्स मच्छर, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया रोग की बात हो रही है, बताएं। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है, आपका फैलता है क्या, कॉलेरा। ठीक है, सॉरी मलेरिया। तो ना मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या फैलता है, मलेरिया। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नर, तो क्या हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर आपका जो होगा वो सही होगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब मलेरिया के कारणों का पता नहीं था तब इसके होने का कारण क्या बताया जाता था, गंदा पानी, अशुद्ध हवा, नर एनाफिलीज मच्छर या मादा एनाफिलीज मच्छर। जब पता नहीं था तब क्या बताया जाता था, ये बताएं क्या बताया जाता था। ठीक है, तब बताया जाता था कि कहीं भी पानी रुकेगा तो मलेरिया हो सकता है, कहीं भी गंदा पानी पी लेंगे तो मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो जब मलेरिया का पता नहीं था हम लोगों को तो क्या बताया जाता था, तब ये बताया जाता था कि आपका मलेरिया जब रक्त की सफ़ेद, अच्छा ये हो गया, जब मलेरिया के कारणों का पता नहीं था तब होने का क्या कारण बताया जाता था, गंदा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य क्या है, रोग से रक्षा
ऑक्सीजन लेकर जाना, भोजन लेकर जाना, रक्त जमना। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का काम क्या है? रक्त कणिकाओं का क्या काम है? रोग से रक्षा। आपकी एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है, विकसित हो रहे देशों में नवजात शिशु, हर 5 शिशु पर कितने बच्चों का मृत्यु दर है? तो कहीं पर 1 बताया जाता है और कहीं पर 2 बताया जाता है। ठीक है, कहीं पर 1, कहीं पर 2, तो कि हर 5 शिशु पर 2.5 किलोग्राम से कम वजन के शिशु कितने हैं। ठीक है, तो कहीं पर 1, कहीं पर 2। ठीक, तो जब कभी पर आएगा तो अगर 1 होगा ऑप्शन में तो 1 लगा दीजिएगा, अगर 1 नहीं होगा तो 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, चलें आ जाइए। किन लक्षणों से मलेरिया रोग पहचाना जा सकता है? कपकपी के साथ बुखार, नियमित रूप से बुखार, नाक बहना, छींक आना। तो आप लोग को पता है कि मलेरिया जब होता है तो कपकपी रख के बुखार होता है शाम के टाइम, नियमित रूप से शाम के टाइम बुखार होता है। बात दोनों। क्लोरोक्विन केमोक्विन किस रोग की दवाई है? तो क्लोरोक्विन केमोक्विन जो है वो मलेरिया की दवाई आती है। किसकी दवाई होती है? मलेरिया की दवाई होती है। ठीक है, ये डॉक्टर देते हैं क्लोरोक्विन केमोक्विन। सुविधा के अनुसार घर की सफाई कितने समय बाद की जाती है? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। तो आपको पता है दैनिक जो हम लोग झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें रोज करते हैं, बर्तन ये सारे। साप्ताहिक जो हम लोग जाला झाड़ते हैं, डिब्बा पोछ लेते हैं, ये सारी चीज़ें। मासिक जो हम लोग स्टोर रूम साफ़ कर देते हैं। ठीक है, और जो है पर्दे घर के धुलते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें। और वार्षिक दीपावली की सफाई, पूरे घर की सफाई, यहाँ तक का स्टोर रूम, 236 सारी चीज़ें धुलती हैं। तो क्या हो जाएगा? सुविधा अनुसार चारों सफाई की जाती। जल हमें स्रोत से प्राप्त होता है, वर्षा, नदियाँ, कुएं, तालाब, झरना। तो जल हमें किससे प्राप्त होता है? सारी चीज़ों से जल हमें प्राप्त होता है। 1 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से क्या बनता है? वायु, आग, जल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1 भाग ऑक्सीजन का रहेगा और 2 भाग हाइड्रोजन का रहेगा। तो क्या होता है? H2O। आपका जो उसका होता है फुल फॉर्म, उसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? 1 भाग ऑक्सीजन का और 2 भाग H2, 2 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन का। तो क्या बनता है? पानी बनता है, यानी कि जल। जल विभिन्न रूप से धरती पर पाया जाता है, जैसे बर्फ, जल, वाष्प, उपरोक्त सभी। जल विभिन्न रूप से धरती पर पाया जाता है, जैसे क्या पाया जाता है? बर्फ, जल, वाष्प, उपरोक्त सभी। तो विभिन्न रूप से आप क्या बोलेंगे? एक तो बर्फ से पाया जाता है, वाष्प से जाता है। जल क्यों लिखा हुआ है? जल धरती के नीचे का जल, वहाँ से भी प्राप्त होता है हमको। ठीक है, बरसात हो रही वो जल वहाँ से भी प्राप्त होता है हमको। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जल भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? यदि जल व साबुन मिलाकर अच्छी झाग उत्पन्न करे तो उसे कौन सा जल बोलते हैं? कोमल, मृदु, कठोर, खारा, कौन सा जल बोलते हैं? बताएं। तो आपको पता है कि यदि जल व साबुन मिलकर अच्छी झाग उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं, पहले तो कोमल बोलते हैं और दूसरा मृदु बोलते हैं, यानी आ और बा दोनों। हैजा, पीलिया, मलेरिया के फैलने का कारण अशुद्ध वायु, जल, केवल आ, केवल बा। हैजा, पीलिया, मलेरिया क्यों फैलता है? तो हैजा, पीलिया, मलेरिया जब जल गंदा होता है इसलिए फैलता है। ठीक है, फिर रासायनिक पदार्थों जिनका प्रयोग जल के विशुद्धिकरण के लिए किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से क्या होता है? उपरोक्त सभी। लाल रंग की दवाई का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रंग की जो दवा होती है, देख लीजिए, यही होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और इसे लाल दवा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाल रंग का होता है। कभी कभी ये काले रंग का भी होता है और जब ये पानी में घोला जाता है तो गुलाबी कलर हो जाता है, इसलिए भी इसे लाल दवा बोली जाती है। मुख्यतः ये इस कलर का होता है इसलिए इसे लाल दवा बोली जाती है। यही है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, मैंने कहा पिक्चर भी आप लोग को दिखा दूँ, कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट इसलिए। तो लाल रंग की दवाई का दूसरा नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, चलें इसके बाद में आ जाइए।
मुख व जीभ की सफाई करनी चाहिए भोजन के पश्चात, रात्रि भोजन के पश्चात, सुबह, उपरोक्त सभी। तो मुख और जीभ की जो सफाई करनी चाहिए भोजन के पश्चात करनी चाहिए। आप सुबह भोजन करो, रात्रि में भोजन करो, दोनों टाइम जब आप भोजन करते हो उसके पश्चात आपको जीभ की सफाई करनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए डाल दिया गया है कि सुबह, रात्रि भोजन के बाद, जी भोजन के पश्चात या सुबह, तो और उपरोक्त सभी। तो कभी कभी आप सुबह कर दोगे तो भी गलत मान लिया जाएगा, रात्रि भोजन के बाद कर दोगे तो भी मान लिया जाएगा गलत। उपरोक्त सभी भोजन के पश्चात करना चाहिए, यानी कि आप जब रात में भोजन कर लेते हो उसके पश्चात भी करना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि सुबह भी आंसर सही हो सकता है, कि सुबह जब सो के उठते तो भी हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो ये दोनों चीज़ें आपकी मानी जा सकती हैं। ठीक है, भोजन के पश्चात और सुबह। ठीक, दांतों को स्वस्थ, अच्छा एक चीज़ और, कि अगर ये आपकी दो चीज़ सही हो जाती हैं तो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी भी सही मान लिया जाएगा। ठीक है, चले, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए पोषण अच्छा होता है, कैल्शियम युक्त, विटामिन सी, विटामिन डी या उपरोक्त सभी। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपके जो भोजन होंगे उसमें कैल्शियम होगा तो भी दांत बढ़िया बनेंगे, मजबूत रहेंगे। विटामिन सी होगा, यानी कि विटामिन सी अगर उसमें होगा तो दांत आपके पायरिया वगैरह नहीं होगा। कैल्शियम, विटामिन डी होगा तो भी दांत अच्छे रहेंगे, क्योंकि दांत हड्डी के ही बने होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। पसीना हमारे त्वचा से बाहर द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, छिद्रों के, बालों के, रोए के, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो शरीर होते हैं माइक्रो जो है छेद होते हैं, मतलब बहुत छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा पसीना कहाँ आता है, बाहर आता है। हैजा रोग फैलने का कारण क्या होता है, जूं, खटमल, मक्खी, पिस्सू। तो हैजा रोग जो फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है, वो मक्खी की वजह से फैलता है हैजा रोग। ठीक है, क्षय रोग या टीबी फैलने का माध्यम क्या होता है, जल, वायु, कपड़े और जीव। तो जो टीबी का जो है रोग फैलता है ना, टीबी वाला जो रोग फैलता है वो आप इसको क्षय बोलते हैं या टीबी बोलते हैं, जो भी हो, वो किस वजह से फैलता है, वो उसका वायु होता है सबसे बड़ा कारण। टाइफाइड रोग को किस नाम से जाना जाता है, मियादी बुखार, मोतीझरा। ए बी इनमें से कोई नहीं। तो मोतीझरा जो बुखार होता है, ठीक है, और टाइफाइड जो बुखार होता है वो एक ही बुखार होता है, मियादी बुखार जो होता है, यानी कि आपका मोतीझरा और मियादी जो है, मोतीझरा मियादी दोनों आपको एक ही बुखार है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। साल्मोनेला टाइफी से कौन सा रोग होता है बताना है। तो साल्मोनेला टाइफी से क्या समझ में आ रहा है, टाइफाइड समझ में आ रहा है ना, टाइफी मतलब टाइफाइड, तो ये होता है टाइफाइड। वेरियोला नामक जीवाणु से क्या होता है, मलेरिया, चेचक, टीबी, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया अभी हम लोग ने सुना था, मादा एनफ्लूएंजा जो है एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है। ठीक है, टीबी आपको किससे होता है, अभी हम लोगों ने क्षय रोग जो देखा था वायु से फैलता है, और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, टीबी किससे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। ठीक है, लेकिन जो चेचक होता है वो वेरियोला नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक, फिर आगे देखिए, एक क्वेश्चन में मैं कितनी चीज़ें बोल रही हूँ, अगर आप सुने और आप जो है वीडियो को रोके नोट करें, आगे बढ़ें, तो आपके बहुत क्वेश्चंस आपके क्लियर होते चलते हैं। ठीक है, जल व भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलने वाला रोग पेचिस जो होता है आपका, बहुत लोग को पेचिस हो जाता है, कि मुख्य लक्षण क्या है, मल के साथ रक्त, आंतों में मरोड़, आंतों में दर्द, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, जब पेचिस पड़ता है खूनी या वैसा भी, तो बहुत पेन, बहुत दर्द होता है। ठीक है, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन खनिज कणों के रूप से मिट्टी के भीतर पहुंच जाती है, यह कार्य करते हैं क्या, जानवर, मनुष्य, पेड़, जीवाणु। ठीक है, तो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन खनिज कणों के रूप में मिट्टी के भीतर पहुंच जाती, कैसे, जीवाणु द्वारा।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गैस है अशुद्ध, शुद्ध, भारी, हल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अशुद्ध गैस है। क्यों अशुद्ध गैस है? एक तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर पूरे शरीर में घूम के बाहर जो हम लोग के निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहला तो ये अशुद्ध होता है। उसके बाद जो है जो गंदी जगह से आपके गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? गैस अशुद्ध मानी जाती हैं। ठीक है। वायु कई प्रकार से अशुद्ध हो जाती है, जैसे पदार्थों का जलना, बंद कमरे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक हो जाता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, व्यावसायिक क्रिया यानी कि व्यावसायिक जो क्रियाएं होती उनसे, तो क्या हो जाता है इसमें? ये आप, सा, बा, दा यानी कि ए, बी, सी और डी, ये चारों चीज़ें क्या है? सही है। कठोर अथवा खारा जल खनिज पदार्थों के मिलने से बनता है। यह पदार्थ है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी। तो कठोर जल जो होता है वो इन सब के मिलने से बनता है, यानी उपरोक्त सभी। बेचैनी की स्थिति है जिसमें शरीर के सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति बिगड़ जाती है। बेहोशी, निद्रा, रोग, तनाव। ठीक है। तो जब बेचैनी होती है कब? जब रोग कोई हो जाता है तब। संक्रामक रोग हैं हैजा, इन्फ्लुएंजा, मधुमेह, पोलियो। कौन से संक्रामक रोग हैं ये आपको बताना है। तो हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, आपके ये संक्रामक रोग हैं। और साथ ही साथ आपका क्या है? पोलियो। पोलियो भी एक संक्रामक रोग है। ए, बी और डी यानी कि आ, बा और दा। गैर संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण हैं गठिया, कैंसर, उच्च रक्तचाप और मोतीझरा। गैर संक्रामक की बात हो रही, जो मतलब संक्रमण से नहीं होते। तो गठिया संक्रमण से नहीं होता। ठीक है। कैंसर संक्रमण से नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसके बाद में उच्च रक्तचाप संक्रमण से नहीं हो रहा। ठीक है। आ, बा, सा आपका किससे नहीं होता है? संक्रमण से नहीं होता है। रोगाणु फैलाने के माध्यम क्या है? वायु है, मक्खी मच्छर है, संपर्क है, निद्रा है। ठीक है। तो रोगाणु जो फैलते हैं वो किसके माध्यम से फैलते हैं जरा बताएं? तो निद्रा के माध्यम से नहीं फैलते, आबासा के माध्यम से फैलते हैं। वह भोजन जिसे हम प्रदूषित कहते हैं उसमें उपस्थित होता है पानी, ताप, रोगाणु, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रदूषित भोजन होता है उसमें रोगाणु होते हैं, इसलिए हम लोग उसे प्रदूषित बोलते हैं। रोगी द्वारा उपयोग वस्तु को छूने से हो जाने के कारण हमें रोग हो सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क केवल ए और केवल बी क्या हो सकता है? तो रोगी के द्वारा उपयोग वस्तु को छूने से हो जाने के कारण हमें जो रोग हो सकता है वो अप्रत्यक्ष संपर्क है। आप अच्छा, प्रत्यक्ष संपर्क कैसे है? प्रत्यक्ष संपर्क है कि जैसे जब कोरोना काल था और कोरोना फैल रहा था तो हम लोग क्या करते थे? सब्जियां लेके आते थे, पानी गुनगुना करते थे। ठीक है। और उसमें वेजीज सॉफ्टनर वगैरह था, फ्रेशनर वगैरह था, डालते थे, फिर उसमें धुल के निकालते थे। ठीक है। या वैसे भी सब्जी को ताज़े पानी में धुल के निकालते थे। उस सब्जी से अगर किसी को कोरोना होता तो वो अप्रत्यक्ष होता। क्यों? क्योंकि सब्जी वाले ने सब्जी दिया और मैंने सब्जी लिया, तो जो वो बीच का माध्यम सब्जी था वो अप्रत्यक्ष था। अगर सब्जी वाला डायरेक्ट हमको छूता, यानी कि हमारे हाथ से जो है हाथ मिलाता, ठीक है, हमारे हाथ में जो है कोई चीज़ें लाकर रखता, उसका हाथ टच होता, तो वो प्रत्यक्ष माध्यम होता। ठीक है। तो केवल क्या हो जाएगा? ये अप्रत्यक्ष माध्यम यानी कि बी। जब जबड़े ऐंठने लगते हैं तब क्या होने का शक बढ़ जाता है? लकवा का, टिटनस का, गलसुआ का, इनमें से कोई नहीं। जब जो है जबड़े ऐंठने लगते हैं तो क्या होने का जो है मतलब ये हो जाता है कि अब ये हो सकता है। ठीक है। तो जो है आप बताएं क्या हो सकता है इसमें? तो जब जबड़े ऐंठने लगते हैं तो ये फील होता है कि टिटनस भी होने का संभावना होता है और लकवा मारने का भी संभावना होता है। ठीक है। जबड़े जब ऐंठने लगते हैं तो टिटनस भी होने की संभावना होती है, लकवा भी मारने की संभावना होती है। ठीक है। तो ए और बी ये दोनों आपका संभावना माना जा सकता है।
चावल के पानी जैसा मल किस रोग में आता है? टीबी, मलेरिया, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो जब हैजा पकड़ता है तो बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल इस प्रकार का पानी, इस प्रकार का मल होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, और वो चावल के पानी जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि वो बहुत पतला होता है, और बच्चा या व्यक्ति जो पानी पी रहा है और वही पानी निकल रहा है शरीर से, हजम नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो चावल के पानी जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? गले में सूजन और दर्द, निगलने में कठिनाई, तेज बुखार व सांस लेने में कठिनाई, यह रोग कैसा है? गलसुआ है, डिफ्थीरिया है, हैजा है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये रोग कौन सा है? जब कभी भी जो है आपके किसी बच्चे को गले में सूजन होता है, दर्द होता है, निगलने में कठिनाई होती है, तेज बुखार होता है, तो आपका क्या होता है? डिफ्थीरिया की समस्या देखी जाती है। किसकी? डिफ्थीरिया की। अच्छा, गलसुआ की भी समस्या ही देखी जाती है, लेकिन गलसुआ की जो सूजन होती है वो कान के पास से लेके और गले में सूजन आती है। ठीक है, कान के पीछे से लेके गले के पास सूजन आती है, इसलिए उसको गलसुआ बोलते हैं कि गाल से लेके और गले तक सूजन आती है। ठीक है, डिफ्थीरिया में गले में सूजन, दर्द, निकलने में कठिनाई। ठीक है, गलसुआ में ये सूजन कान के पीछे से लेके गले में आती है, इसलिए यहाँ पर डिफ्थीरिया होगा। यह रोग में बुखार और सर्दी लगना, खांसी आना, नाक आँख से पानी बहना, पहले चेहरे और गर्दन, बाद में सारे शरीर पर फफोले निकलना, क्या होता है? चेचक होता है, खसरा होता है, गर्मी होती, क्या होता है? तो इस रोग में सर्दी लगना मतलब ठंड लगना, खांसी आना, नाक आँख से पानी आना, ठीक है, और ये गर्दन और चेहरे पर फफोले निकलना, ये आपके चेचक और खसरा दोनों के जो है लक्षण आते हैं। ठीक है, कि चेचक और खसरा दोनों के लक्षण आते हैं। हल्का बुखार, फफोले और सीने पर दिखाई पड़ते हैं, फफोले में पस रहता है, ये क्या है? खसरा, गंभीर, चेचक, गर्मी, इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसी चीज़ें होती, हल्का बुखार, फफोले सीने पर दिखाई पड़ते हैं, फफोले में पस रहता है, तो वो क्या होता है? वो मुख्य रूप से चेचक रहता है, क्योंकि जो खसरा होता है उसमें पस नहीं होता, जो चेचक होता है उसमें पस होता है, वाइट कलर का होता है। यह रोग में लार ग्रंथियों के आकार में वृद्धि, कानों के नीचे दर्द और सूजन रहता है, क्या होता है? डिफ्थीरिया, काली खांसी, गलसुआ। अभी मैंने बताया था कान के पीछे से लेके गले तक रहता है, तो कानों के नीचे दर्द रहता है, क्या आपको आया समझ में? गलसुआ। मोतीझरा का प्रतिरक्षण समय के लिए प्रभावी होता है, लंबे, थोड़े, कुछ। ठीक है, तो मोतीझरा यानी कि टाइफाइड जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, अगर ज़्यादा समय के लिए रहे तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद में कुछ रोग ऐसे हैं जिनके लिए यदि ठीक समय पर प्रतिरक्षण लिया जाए तो जीवन भर रोग से सुरक्षा मिल जाती है। खसरा, तपेदिक, काली खांसी, पोलियो, कौन कौन से रोग हैं? तो आपको पता है खसरा का टीका लगता है, तपेदिक का टीका यानी कि जो है आपको टीबी उसका टीबी का टीका लगता है। ठीक है, इसके बाद में काली खांसी का टीका, पोलियो का टीका यानी कि सबका टीका लगता है। अगर इस टीके को लगा दिया जाए तो लोगों को क्या हो जाएगा? समस्या नहीं होगी जीवन भर इन सब चीज़ों की। खुराक के बिना प्रतिरक्षण प्रभावी नहीं होता है, ज़्यादा कम, बूस्टर में से कोई नहीं। बूस्टर खुराक की बात हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चिकन पॉक्स के रोगी आमतौर पर लगभग कितने सप्ताह तक पीड़ित रहते हैं? 1, 2, 3, 4। तो चिकन पॉक्स तो कम से कम 1 महीना या जो है 3 सप्ताह तो लेकर जाता ही जाता है। जिसको हुआ होगा उसको समस्या पता चले। मुझे हुआ था, मेरे परिवार को हुआ था करीब 10 साल पहले, तो 1 महीने से ज़्यादा लग गया था मेरी बिटिया को ठीक होने में। ठीक है, तो इसलिए चिकन पॉक्स जो होता है वो आप 3 हफ्ते से 1 महीने तक आप सोचिए उसको। बुखार में शरीर का तापमान जो है जो ऊपर चला जाता है तब पता चलता है कि कितना बुखार है। 37.5, 36.4, 37.8, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री से जब ऊपर चला जाता है तो ये फील होता है कि हाँ अब 98 से 99, 100 पर बुखार चला गया है टेम्परेचर, अब बुखार हो सकता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, मलेरिया होने का पता जांच से चलता है, पेशाब की जांच, खून की जांच, मल की जांच, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया की जो जांच होती है वो खून की जांच होती है, और खून की जांच से पता चलता है
कि मलेरिया हुआ है या नहीं। तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे और 60 क्वेश्चन ये मुख्य सेविका स्पेशल थे। साथ ही साथ ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग के होम साइंस के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन होम साइंस में भी आपके उतने ही उपयोगी हैं जितने मुख्य सेविका में उपयोगी हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।